नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, सेना है तो मुमकिन है और जज्बा है तो सब कुछ मुमकिन है। आज ये आवाज दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक पूरी दुनिया में गूंज रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेना ने एक तरफ पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया, तो वहीं पाकिस्तान के F-16 विमान को पाकिस्तानी सीमा के अंदर ही मार गिराया। आतंकियों के खात्मे के बाद अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आतंक के आकाओं का खात्मा कब होगा। मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम की बारी कब आएगी? इन तमाम सवालों पर ही आज करेंगे हम बात लोकतंत्र जिंदाबाद में। लोकतंत्र जिंदाबाद के 1 घंटे के शो में आज भी केवल और केवल बात होगी पाकिस्तान पर प्रहार की। पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। पाकिस्तान की 5 चौकियां तबाह हो चुकी है और मोदी ने कहा है हर बात पहले नहीं बताई जाती। और हम बात करेंगे लोकतंत्र जिंदाबाद में कि भारत में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। क्या नहीं दिखाएंगे ये भी आपको बता देते हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में स्ट्रैटेजिक तैनाती से जुड़ी खबर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। भारत के ऑपरेशनल फैसलों से जुड़ी खबर को हम नहीं टच करेंगे। और लोकतंत्र जिंदाबाद में हमारी इस न्यूज मीटिंग में मेरे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हैं और साथ ही साथ हमारे एडिटर रवि शर्मा भी मौजूद हैं। लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद में। भारत से डरे पाकिस्तान ने अपने 5 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की हम आपको बता दें। पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा पर भी कंट्रोल कर दिया है। इसको नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद से सभी उड़ानों को बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद और सियालकोट से भी उड़ानें बंद। नो फ्लाइंग जोन पाकिस्तान ने कह दिया है। शोभना, किस लिए क्या होगा नो फ्लाइंग जोन? डर है कि भारतीय जो सेना है, भारतीय वायुसेना अटैक भी कर सकती है। सुमित चौधरी सर सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुमित, ये बताइए कि क्यों एयर स्पेस को बंद किया गया है? क्या अभी भी डर है कि भारतीय वायुसेना किसी तरह की स्ट्राइक कर सकती है, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर? तो कहा यह जा रहा है कि लगातार बात की जो एयरवॉर्स में सुबह पाकिस्तान की तरफ से की गई और उसी के बाद पाकिस्तान को डर है कि भारत दोबारा से कुछ कार्रवाई। भारत सुमित की आवाज एक बार फिर से सुमित के पास जुड़ने की कोशिश की जाएगी। रवि, सुबह से क्या हाल चले हैं? सुबह से अभी तक क्या क्या हुआ है और ये एयरपोर्ट बंद करने की खबर कितना महत्व रखती है इस टेंशन के माहौल में? देखिए, जैसे ही पाकिस्तान का एक मिग गिरा है, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। इससे उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि उसको डर है अभी और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाने का, माफ कीजिएगा, एयर स्ट्राइक होने का उसको डर बना हुआ है लगातार। और जिस प्रिसाइज तरीके के साथ 3 किलोमीटर अंदर ही आया था पाकिस्तान का विमान, जब उसे हिट किया गया और वो जाकर वापस पीओके के इलाके में गिरा है, लाम वैली में गिरा है। और ये F-16 था, ये F-16 विमान था पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इलाके में गिरा। सिर्फ 3 किलोमीटर का एरिया ही वो कवर कर पाया था, अंदर आ पाया था भारत में, और इतनी प्रिसाइजली उसको मार गिराया गया। जबकि बात करें हम डीप पेनिट्रेशन की, तो हमारे पास जो मिराज है वो डीप पेनिट्रेशन के लिए जाना जाता है। वो दुश्मन के इलाके में दूर तक घुस सकता है, दूर तक घुसकर मार कर सकता है और वापस बहुत तेजी के साथ आ सकता है। तो शायद अब उसको डर है कि क्योंकि हमने एयर वायलेशन की कोशिश की, मतलब पाकिस्तान ने, उसको लगता है कि अब भारत के पास एक और मौका होगा इसका जवाब देने का और शायद फिर एयर पेनिट्रेशन कर सकता है। और इसीलिए उसने अपना जो एयर स्पेस है उसको ब्लॉक कर दिया एक तरह से, कि वहां पर सिर्फ अब उनकी सेना के, उनके एयरफोर्स के विमान ही उड़ सके और अगर कोई और बाहरी विमान वहां पर दाखिल होता है तो समय रहते उनको पता चल जाए। वैसे भी पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई है दीपक जी, क्योंकि भारत के विमान 80 किलोमीटर तक अंदर चले गए, अपने काम को करके अंजाम वापस भी आ गए और वो कुछ नहीं कर पाए और वो बहाना बनाते रहे कि अंधेरा था इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो अब शायद दिन के उजाले में यह बहाना भी पाकिस्तान के काम नहीं आएगा और शायद इसीलिए पाकिस्तान ने नो फ्लाइंग जोन अपने पूरे इलाके को, पूरे देश को कर दिया है। और शोभना, एक बात मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं। मंगलवार की एयर स्ट्राइक के बाद
भारत के समर्थन में जो विश्व के नेता खड़े हुए हैं बिल्कुल। वो इस बात के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद है। बिल्कुल। अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये तमाम देश भारत से इसलिए दबते हैं क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत लोकतंत्र है, भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक पद्धति है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, अच्छे बहुमत की सरकार है और साथ ही साथ डिसिसिव मैंडेट है। आपको क्या लगता है मनीष जी, लोकतंत्र जिंदाबाद हम इसीलिए कर पा रहे हैं और लोकतंत्र की ही ये ताकत है कि आज अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने भी न केवल लिखित रूप दीपक से भाई, साथ दिया है केवल भारत अमेरिका का। बल्कि दुनिया के सारे ताकतवर मुल्क जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आतंक की लड़ाई के खिलाफ। सबसे पहली बात मैं ये साफ करना चाहूंगा, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान ने जो आज घुसने की कोशिश की, हालांकि हवा से हवा में मार गिराया जैसा रवि ने कहा, लेकिन इसको ये समझना होगा कि हमने जो भी स्ट्राइक की, हमने जिस तरह से कल उनके आतंकी इलाके में जाकर जहां पर आतंकी पल बस रहे थे उसको नेस्तनाबूद किया है। हमने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को कोई हताहत करने की या उनको टारगेट रखकर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान इस समय शोभना भारत को उकसा रहा है। इस तरह की एयर स्ट्राइक्स लेकर अंदर आकर वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो हमले बोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसको ये समझना होगा तुम्हारी दीदों में जितनी ताकत है हम अपनी कुव्वत पर आ जाएंगे तो तुमको मिट्टी में खाक में मिला देंगे। और बिल्कुल कहीं मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि जिस तरीके से उरी का हमला इन्होंने किया, पठानकोट किया, मुंबई अटैक हुआ, संसद पर हमला हुआ, भारत ने उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया तो शायद ये इस बार भी इस गलतफहमी में रहे कि पुलवामा में हमारे जवानों को मारेंगे और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। और यही कारण है कि उनको लगता था भारत चुपचाप बैठा रहेगा, हम चाहे जो कुछ करा ले, हम ये कह दें कि नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है, हम ये कह दें कि आप हमें सबूत दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सबूत तो हमने 26/11 के दिए थे, सबूत तो हमने उरी के भी दिए थे, सबूत तो हमने पठानकोट के भी दिए थे। आज तक जितनी भी आतंकी वारदातें हुई हैं, आतंकी घटनाएं हुई है, उनके तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए गए हैं, लेकिन उसकी कान पर जू नहीं रहेंगी। इसी के चलते हमने उसके बाल पर जू नहीं रहेगी, इसी के चलते हमने ये लिमिटेड एयर स्ट्राइक करी है। और साफ कल विजय गोखले जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने साफ किया था शोभना कि एक नॉन मिलिट्री स्ट्राइक है, यानी हमने सिर्फ आतंक का खात्मा किया है, हमारी कोई मंशा पाकिस्तान पर स्ट्राइक की नहीं थी। और जो लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान के एग्रेशन के बाद कि आप खुद युद्ध में जाना चाहते थे, तो हमने ये साफ कर दें कि भारत कभी युद्ध में नहीं जाना चाहता, भारत ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता जिससे युद्ध के जैसे हालात बने। ये जो हालात है वो पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने कल भी जो एयर स्ट्राइक की थी मंगलवार की तड़के सुबह, वो स्ट्राइक आतंक पर की थी, आतंक के आकाओं पर की थी, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे की थी। और प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के सामने ही बोल दिया था कि हमको सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की है। और इसीलिए कल सुषमा स्वराज जो कि हमारी विदेश मंत्री है, उन्होंने साफ कहा था कि ये जो स्ट्राइक है ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। और यही बात उन्होंने चीन जाकर दोहराई है, वही चीन जो पाकिस्तान का सबसे खास मित्र है। दीपक जी इसीलिए तो बौखलाया हुआ है क्योंकि जिस आतंकवाद को पालता पोसता है, जिसको दूध पिलाता है सुबह शाम, जिस सांप को वो पालता है, उसका जब फन कुचलने की कोशिश भारत ने की और फन कुचला तो बेचैनी एकदम साफ हो गई। मनीष जी, लेकिन दीपक भाई एक चीज आपने कही, उस पर मेरा ये कहना है अगर एक्शन होगा तो भारत रिएक्शन जरूर देगा। हमने वो नहीं किया, लेकिन आज जो पाकिस्तान कर रहा है ये पाकिस्तान को भारत जो भी करेगा वो उसका रिएक्शन होगा। नहीं, और हम ये भी बता दें कि अगर पाकिस्तान यही हरकतें जारी रखता है, भारत अभी सब्र में है, भारत अभी पेशेंस में है, भारत किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान के F-16 इंडियन एयर स्पेस का वायलेशन करेंगे तो भारत को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए अगर वॉर मॉन्गरिंग कोई कर रहा है, अगर युद्ध को भड़काने की कोई कोशिश कर रहा है, अगर युद्ध के लिए कोई उकसा रहा है तो वो पाकिस्तान है, वरना कोई जरूरत नहीं थी कि वो अपने F-16 को भारतीय सीमा में या भारतीय सीमा के आसपास उड़ाए। क्यों रवि?
जी बिल्कुल, देखिए हमने जो स्ट्राइक की वहां पर आतंक के ठिकानों पर की, और यह बात ध्यान में रखते हुए की कि वहां पर भी कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लश्कर के हेडक्वार्टर मुरिदके पर एयर स्ट्राइक करते और पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर देते। हम बहावलपुर में एयर स्ट्राइक करते और उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देते। लेकिन ये दोनों ही जगह आतंक के दोनों ही ठिकाने जो हैं वो घनी आबादी के बीच में हैं और कुछ सिविल कैजुअलिटीज होती पाकिस्तान की, और इसीलिए हमने टारगेट बदला। हमने टारगेट उस जगह को बनाया बालाकोट को, जो कि जंगलों में था, जहां पर आतंक का बड़ा ठिकाना था लेकिन आम आबादी से दूर था। लेकिन अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है यहां पर, तो किस पर कर रहा है? या तो वो हमारी आर्मी पर करेगा, हमारे आर्मी इंस्टॉलेशंस पर करेगा, या फिर सिविलियंस पर करेगा। और इन दोनों ही सूरतों में भारत को यह अधिकार हो जाएगा कि वो भी सीमा का अतिक्रमण करे पाकिस्तान की, और वहां पर जाकर फिर हमारे वो टारगेट जो अब तक हमसे बचे हुए थे, हमारे पास अधिकार होगा कि हम उनको भी स्ट्राइक करें, हम उनको भी खत्म करें, और एक तरह से पाकिस्तान चुनौती देगा अपनी तबाही को। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली रवि ने। और शोभना, मैं उसके बारे में एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि जो इनिशियल प्लानिंग हुई थी, जो रोड मैप सौंपा गया था, जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था इस एयर स्ट्राइक का, उस ब्लूप्रिंट में जो ऑप्शन थे उसमें लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर भी था और जैश ए मोहम्मद की वो जगह भी थी जहां फिलहाल आईएसआई ने मसूद अजहर को छिपा कर रखा है। लेकिन उस पर बेहद मंथन हुआ और मंथन के बाद यह तय हुआ कि इन दोनों जगहों पर हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोलेट्रल डैमेज होता, जो हम स्ट्राइक करते हैं उसके बाद जो आसपास की रिहायशी आबादी है उसमें बहुत बड़ा डैमेज होता, रिहायशी आबादी के कई सारे लोग मारे जाते। इसीलिए हमने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर और उस जगह पर जहां पे मसूद अजहर छिपा हुआ है वहां पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि हमने बालाकोट जैसी जगह को चुना जो एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर यह पूरा का पूरा टेररिस्टों का ट्रेनिंग कैंप बना हुआ था। और जो हम कल स्विमिंग पूल की बात कर रहे थे, दरअसल वो स्विमिंग पूल इसलिए बनाए गए थे कि उनको 15 फीट पानी में नीचे रहकर कितनी देर आप जिंदा रह सकते हैं इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। क्योंकि आपने देखा होगा जो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, वो 26/11 का आतंकवादी हमला पानी के थ्रू टेररिस्ट आए थे उनसे हुआ था। तो वहां पर ये जो साजो सामान मिला है उसको देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं, और जो सिक्योरिटी से जुड़े एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि कितनी मजबूत ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग और कोई नहीं दे सकता, पाकिस्तानी सेना देती है। तो हमको समझना होगा कि भारत ने किसी भी हालत में इवन कोलेट्रल डैमेज में सिविलियन ना मारे जाएं, इसी के चलते जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमला नहीं किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी। और अब आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद में, और आपको 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं, वो 5 तस्वीरें जो भारत के मजबूत लोकतंत्र को दिखा रही हैं। और हम आज ये शो कर रहे हैं, हम इस टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए हैं, हम खुले मन से बात कर रहे हैं, हमारे पर किसी तरह की सेंसरशिप नहीं है। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि लोकतंत्र जिंदाबाद है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत, और भारत के लोकतंत्र की इसी ताकत को दुनिया का हर देश समझता है। इसीलिए भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए थे तब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, उन सैंक्शंस को भी धीरे धीरे हटा लिया गया, क्योंकि भारत की ताकत उसका एक मजबूत लोकतंत्र है, उसका एक मजबूत प्रजातंत्र है। और शोभना, इसी प्रजातंत्र की वजह से हम हर रोज बोलते हैं 1 से 2 बजे के बीच लोकतंत्र जिंदाबाद। बिल्कुल दीपक जी। और अब हम लौटते हैं एक बार फिर उसी खबर पर कि पाकिस्तान ने अपने को नो फ्लाइंग जोन बना दिया है, कह दिया है कि हमारी एयर सीमा में कोई नहीं उड़ेगा। दूसरा और तो और उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है, अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। तो बौखलाहट एकदम साफ है दीपक जी। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी भी जुड़ गए दीपक जी। ठीक है, सीधे चलते हैं अजय के पास। अजय, इस वक्त बॉर्डर से किस तरीके की खबरें आ रही हैं और किन किन एयरपोर्ट्स को इस वक्त बंद कर दिया गया है और वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों को देखने के बाद? दीपक जी, लोकतंत्र जिंदाबाद में हम इस वक्त बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी खबर वो यहां से ही है, एलओसी से। हम इस वक्त अखनूर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है और यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तान की तरफ से एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई। यहां पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी जिसे विफल कर दिया गया और
तुरंत भारतीय वायुसेना के विमानों ने हरकत में आते हुए पाकिस्तान के एक F-16 विमान को जो है, फाइटर प्लेन को जो है वो मार गिराया है नौशहरा के जंगल इलाके में, और वहीं पर पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। और लगातार पिछले 2 दिनों से दीपक जी, जब से एलओसी पर जो है एलओसी के पार पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, तब से जो है वो कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से कि यहां पर सेना को प्रोवोक किया जाए, निशाना बनाया जा सके। लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहे थे, मगर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी आज कोशिश की तो उसे भी विफल कर दिया गया और उनको वापस जाने पे मजबूर कर दिया है। जो उन्होंने कुछ एक जो बम गिराने की कोशिश की है वो भी एलओसी के उसी जंगल में गिरे हैं, जो वापस जाने पर जब मजबूर हो गए। और उनका एक फाइटर प्लेन जिसे एयरफोर्स ने मार गिराया है वो जाकर एलओसी पे जा गिरा है। तो ये बड़ी साफ चीज है, पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है कि पाकिस्तान अगर कोशिश करेगा तो भी पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अगर सीमा की बात करें दीपक जी, मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल में हूं, अखनूर सेक्टर में। यहाँ से आपके पास रोकूंगा, आप हमारे पास जुड़े रहिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आई रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात आज के परिप्रेक्ष्य में बेहद मायने रखती है, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान एग्रेशन की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भारतीय सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल का मिलना, जिन्होंने इस पूरी एयर स्ट्राइक को माइन्यूटली डिटेल के साथ एग्जीक्यूट किया है, उनका प्रधानमंत्री से मिलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आपसे जानना चाहूंगा कि इस मीटिंग के क्या मायने हैं और किस परिप्रेक्ष्य के अंदर ये मीटिंग हो रही है। खास तौर से सुबह के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है, युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये मुलाकात कितना मायने रखती है? दीपक जी, लोकतंत्र जिंदाबाद में ये इस बैठक का जिक्र हम करेंगे, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की आज जो कार्रवाई की गई है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने करीब 20 मिनट तक ब्रीफ किया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आखिरकार हमारे सुरक्षा बल किस तरह से तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर सरकार के टॉप सोर्सेज ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमारी सेना की बात करें, अर्धसैनिक बल की बात करें या नेवी, एयरफोर्स पूरी तौर पर तैयार हैं। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने करीब 20 मिनट तक ब्रीफ किया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। आज 2 बैठकों का और जिक्र करेंगे दीपक जी लोकतंत्र जिंदाबाद में, जो कि खास महत्वपूर्ण है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से 10 बजे बैठक होती है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, और इस बैठक में न केवल आईबी चीफ, रॉ चीफ थे, बल्कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो खुफिया एजेंसियों के अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी बैठक बुलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ सबसे ज्यादा तैनात है, और उसके डीजीपी की बैठक बुलाई। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, उनको तलब किया गया और उनसे करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। और ये सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। वहीं घाटी की बात किया जाए, जहां पर सीआरपीएफ तैनात है, सीआरपीएफ डीजी को स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। ऐसे में अगर कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। राकेश, आपने बताया कि किस तरीके से ठोस कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय ने कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल की मीटिंग आज ऐसे वक्त हो रही है जब पाकिस्तान के एक F-16 को भारत ने मार गिराया है, जो भारतीय सीमा में घुस आया था कुछ किलोमीटर तक, और उसके बाद मार के उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लीमा वैली में गिराया गया है। इसके मद्देनजर, इसको देखते हुए क्या आपको लगता है, क्या सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि वॉर जैसे हालात एक तरीके से पैदा कर रहा है पाकिस्तान? हैं, उन्होंने पाकिस्तान पैदा कर रहा है, उसके लगता है राकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। मनीष जी, यही सवाल आपसे।
देखिए दीपक भाई, जो हालात पैदा हो रहे हैं, जैसा कि रवि भी जिक्र कर रहे थे और लगातार चर्चा में हमारी मीटिंग में ये बात आगे चल रही है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो रवि जिस अंदाज में F-16 घुसने की कोशिश कर रहा था और आत्मरक्षा में भारत ने उसे मार गिराया, तो ये अपने आप में संकेत है, तुम हमारे इलाके में आओगे तो हम चुपचाप हाथ में हाथ धरे नहीं बैठेंगे। और जहां तक इस बेगैरत पाकिस्तान की बात करें, जानता है हाथ में कटोरा है, लेकिन उसके बावजूद बार बार आकर ये कहता है कि अरे मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अरे इस तरह की गिदड़ भपकी से उन्हें बचना चाहिए। और एक और जानकारी दीपक भाई जो आज सवेरे मुझे मिल रही है वो ये कि न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की एजेंसीज हो, चाहे पुलिस दल हो और बाकी हमारी जो फोर्सेस हो, उसके अलावा देश के सारे बड़े राज्य जितने हैं वहां के पुलिस अधिकारियों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी छुट्टी, कोई भी पुलिस अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी, ये भी गृह मंत्रालय से निर्देश गए। तो कुल मिलाकर हालात की तैयारी को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत पाकिस्तान के किसी भी कायराना हरकत को मुंह तोड़ जवाब देकर कुचलने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक। और शोभना, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन फिर हम आपको दोहरा दें लोकतंत्र जिंदाबाद में कि भारत वॉर नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान थोपता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लोकतंत्र जिंदाबाद में तो लोकतंत्र जिंदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वित्त मंत्री की एक बड़ी खबर। उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। एयर स्ट्राइक पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज सब कुछ संभव है। अगर अमेरिका लादेन को मार सकता है तो हम ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते। और शोभना, मैंने एक बार एक पुलिस ऑफिसर से जो एनएसजी के हेड थे उनसे ये पूछा था कि क्या भारत ऐसी कार्रवाई कर सकता है, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। आप मानती हैं इस बात को? मुझे भी ऐसा ही लगता है दीपक जी, कहीं भी हम अमेरिका से कम नहीं है किसी भी तरीके से। पॉलिटिकल विल होगी तो ये भी कर लेंगे। कल मोदी ने पॉलिटिकल विल दिखाई तो हमने उनकी सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के अड्डे को खत्म किया। तो अगर ये चाहें तो ये भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कहा अरुण जेटली ने और किस अंदाज में। किसी भी देश के लिए बहुत लंबा समय होता है और वीक इज टू लॉन्ग अ टाइम इन पॉलिटिक्स। हमारे देश में तो लगता है कि जिस प्रकार जनता उत्साह से खड़े हो जाती है कि पिछले 24 घंटे देख लें तो शायद उस एक सप्ताह को हम एक दिन कह सकते हैं। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, तो मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। तो आज तो वो भी संभव है। रवि, सबसे ज्यादा अगर शो किसी ने बनाए होंगे दाऊद इब्राहिम पर या ओसामा बिन लादेन पर या किम जो पर या फिर बगदादी पर, तो वो आपने बनाए हैं। क्या पहले हम 5 साल पहले हम कल्पना कर सकते थे कि हम लादेन की तरह का एक ऑपरेशन कर देंगे? और आज अरुण जेटली कह रहे हैं कि हम उस ऑपरेशन को करने में सक्षम हैं। सही बात यही दीपक जी कि पहले सोचा भी नहीं जाता था इस दिशा के अंदर। अगर हम बात करें एयर स्ट्राइक की जो हमने कल की है, वो कोई नई चीज नहीं हुई है इस दुनिया के अंदर। आतंकियों के ऊपर एयर स्ट्राइक होती रही है। अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, फ्रांस ने किया है, जर्मनी ने किया है, यहां तक कि ओमान ने भी किया है इराक और सीरिया के अंदर। और ये होती रही है इस तरह की एयर स्ट्राइक्स आतंकी ठिकानों पर। लेकिन हमारे लिए ये सोचना मुश्किल हुआ करता था क्योंकि पॉलिटिकल विल का एक मसला हमेशा से सेना के सामने आ जाता था। और इस बार जब पॉलिटिकल विल दिखाई दी है, जब कहा गया सरकार के द्वारा कि करके दिखाइए, तो इतनी स्विफ्टली एक्शन हुआ है कि पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका कह रहा है कि बहुत बढ़िया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो आतंक के खिलाफ कार्रवाई है। यहां तक कि चीन की जबान बंद है, वो अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है इस मसले पर। तो सब कुछ संभव है। और यहां पर अब एक स्टेप आगे दिखाई दे रहा है सरकार की जो नीति है, जो सरकार की योजना है, वो ऐसा लगता है कि अब हम और कुछ भी कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ने को तैयार हैं। और एक तरह से पॉलिटिकल विल को ही दिखाने की यहां पर कोशिश है वित्त मंत्री की तरफ से कि अब पाकिस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए, अब उसे भपकियां देना बंद कर देना चाहिए। जो पोस्चरिंग की कोशिश वो कर रहा है कि भारतीय सीमा में विमान घुमाकर और कुछ पेलोड डालकर वो चाहता है कि हम भी दिखाएं कि भारत ने जो किया हमने भी कर दिया। तो अब
चीजें उससे ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। मेरे ख्याल में पोस्चरिंग पाकिस्तान को अब बंद कर देनी चाहिए। पोस्चरिंग पाकिस्तान को बंद कर देनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं शोभना, आप पुलिसिंग को, डिफेंस फोर्सेस को और साथ ही साथ स्पेशल सेल को इतनी अच्छी तरह समझती हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा एक प्रिसाइज ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दिया जाए, हालांकि बॉलीवुड में तो इस पर फिल्म भी बन चुकी है कि दाऊद इब्राहिम को एक बार लेकर आया गया है भारतीय फिल्मों के अंदर, डी डे के अंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई ऑपरेशन भारतीय एजेंसियां कर सकती हैं पाकिस्तान की? भारतीय एजेंसियां अगर सच कहा जाए तो अमेरिका के स्टाइल में दीपक जी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है, वो एक वर्ल्ड पावर है, हिंदुस्तान को उस तरीके के ऑपरेशंस के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हाँ आप ताकत की बात करें तो बिल्कुल कर सकती है, सक्षम है, फोर्सेस भी, सेना भी और पुलिस भी। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये लोग रिहायशी इलाकों में रहते हैं। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा था, जो उस तरीके का रिहायशी इलाका नहीं था। हाफिज सईद बिल्कुल गढ़ में रहते हैं, अंदर छुप के रहते हैं। सेम स्टोरी दाऊद इब्राहिम की है, वो जिस तरीके के घर में रहता है वो पूरी तरह से शील्डेड है, मस्जिद तक उसके अपने घर के कैंपस में, वो वहां से बाहर ही नहीं निकलता है। तो चूहों को खोजने में दिक्कत होती है और वही दिक्कत सेना को और पुलिस को हो सकती है अगर दाऊद या सैयद सलाउद्दीन या किसी के खिलाफ भी कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया। सही मानते हैं शोभना की बात को, आप एग्री करते हैं? देखिए, एक हद तक उनकी बात सही है कि ये लोग ज्यादा भीड़ में, ज्यादा घने इलाकों में, घनी आबादी में, और ये तो दाऊद की बात करें जहां तक, वो तो क्लिंटन इलाके में रहता है जो कि आर्मी का एरिया है, बेसिकली कैंट एरिया है, तो एक हद तक मुश्किल है। लेकिन हम पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप जो हालिया ऑपरेशन हुआ है हमारा, जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसको देखें और अमेरिका के ऑपरेशन को देखेंगे तो दोनों में बहुत आपको समानता नजर आएंगी। पहली समानता तो यह है कि जो जगह है, जो बालाकोट एबटाबाद से, जहां से लादेन को पकड़ा गया था, सिर्फ 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इलाका एक ही है और एबटाबाद छावनी है पाकिस्तान आर्मी की। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हमने जंगल में जाकर एयर स्ट्राइक कर दी है, आर्मी वहां पर प्रेजेंस है आर्मी की, और आर्मी के छावनी से बहुत नजदीक ये सारी कार्रवाई भारत ने की है। उनके जो अपाचे हेलीकॉप्टर थे अमेरिका के, वो बहुत नीचे उड़ते हुए, स्टील्थ हेलीकॉप्टर थे हालांकि, लेकिन वो बहुत जमीन के पास उड़ते हुए गए थे और इसीलिए उनको देखा नहीं जा सका था। और एक दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था, एक दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था। लेकिन वो पहुंचने के बाद हुआ था, वो एक्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, रास्ते में जाते वक्त नहीं हुआ था। लेकिन हमारे प्लेन भी बहुत नीचे उड़ते हुए गए थे और वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस आए और कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और यहां तक कि ऑपरेशन जो था वो 100% सफल रहा था। तो अब कमतर आंकना हमारी फोर्सेस को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलती है। नहीं आंक रही हूं रवि, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को किसी ने संयम बरतने की बात नहीं कही। आज जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो अमेरिका सामने आ गया, तमाम देश सामने आ गए और हमसे और पाकिस्तान से संयम बरतने की बात करने लगे। और इस कड़वे सच को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये भी मानना होगा कि दुनिया के करीब करीब सारे देश हमारे साथ खड़े हुए हैं और कार्रवाई को सही ठहराते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं संयम बरतिएगा, और कुछ मत कर दीजिएगा भाई, आपने जो किया ठीक किया, और कुछ मत कर दीजिएगा। और उन्होंने साफ साफ कहा शोभना की आतंक के खिलाफ कार्रवाई है। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारी असली ताकत क्या है। ठीक है वो अमेरिका है, ठीक है माना वो अमेरिका है, माना वो वर्ल्ड की सुपर पावर है, माना वो दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे नंबर 1 पर है, लेकिन भारत के पास भी कम मजबूत चीज नहीं है। और जो सबसे मजबूत चीज है भारत के सामने, वो चीज है हमारा अपना लोकतंत्र। बिल्कुल, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भारत को इस ताकत को समझना चाहिए। और मनीष भाई, आपको नहीं लगता अगर भारत इस ताकत को समझेगा तो दाऊद को भी उठा लाएगा, हाफिज को भी उठा लाएगा, मसूद अजहर को भी उठा लाएगा? अरे दीपक भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, कल की जो घटना है, कल की जो ऐसी घटना जिसको कि सारी दुनिया सराह रही है, जैसा कि रवि भी कह रहे थे और हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज चूंकि बात हमारा जो दूसरा पार्ट शुरू हुआ है वो फिल्मों पे कि दाऊद को लेकर फिल्म बनी, मुझे चूंकि कार्यक्रम हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद है, दीपक भाई मैं आजाद हूं एक फिल्म आई थी, चूंकि बात लोकतंत्र की है, उसमें एक लाइन है जो मुझे याद आती है, कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, जग पर छा जाओ जी जान से। तो वाकई जी जान से खेलना पड़ेगा। और शोभना, यहां पर मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हुआ यह कहूंगा कि अगर भारत अपने लोकतंत्र की पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करके, क्योंकि भारत ने करगिल युद्ध किया और करगिल युद्ध के बाद भी पाकिस्तान को दबाने के लिए अमेरिका खड़ा था। भारत किसी तरह की मध्यस्थता नहीं चाहता था। भारत चाहता था कि इसका मिलिट्री सॉल्यूशन उसके पास था, वो चाहता था तो एलओसी क्रॉस करके बम गिरा सकता था, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर
सकता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने यह फैसला लिया कि किसी भी हालत में हम एलओसी को पार नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से यह नहीं जताएंगे कि हम किसी भी तरह का एग्रेशन करना चाहते हैं, और भारतीय फोर्सेस ने उस संयम को मेंटेन किया। और उसी लोकतंत्र की ताकत को समझते हुए बाद में अमेरिका ने बुरी तरह से नवाज शरीफ को डांटा डपटा सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने, और कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट बंद हुआ। भारत जीत गया था, वो भी एक बात है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर लोकतंत्र जिंदाबाद में हमारे इस मजबूत लोकतंत्र को पकड़कर हम आगे चलते हैं तो चाइना जैसा देश भी हमसे डरेगा। और दूसरी हमारे पास सबसे बड़ी पावर है हमारा मार्केट। चाइना उसी के साथ जाएगा जिसके पास बड़ा मार्केट होगा। पाकिस्तान में वो अपनी चीजें नहीं खपा सकता। 130 करोड़ के भारत पर उसकी नजर है, इसलिए चाइना चाहकर भी इस मामले में पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा होगा, क्योंकि चाइना जो बनाता है, चाइना जो मैन्युफैक्चर करता है, उसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो भारत को करता है, और वो कम से कम इस मार्केट को कतई भी हाथ से खोने देना नहीं चाहेगा। तो हमारे विदेश मंत्री भी दीपक जी इस समय चाइना में है, और उन्होंने उस मंच से उन्होंने ये साफ किया दीपक जी कि हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकवादी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो उकसाए जा रहा है। F-16 को हमारी एयर सीमा में घुसा दिया और खामियाजा भुगत रहा है। बिल्कुल, और हम इन 500 तस्वीरों को समझा दें। ये आज की अब तक की जो खबरें हुई हैं उनका डेवलपमेंट है। आप समझाइए शोभना, फिर मैं इसमें बात जोड़ूं। बिल्कुल, आज युवा सुरक्षा संसद में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ एक बार में नहीं कहता हूं, मैं आराम आराम से बताता हूं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की बौखलाहट को एक्सप्लेन कर रही है। जगह जगह सीज फायर तोड़ा जा रहा है, नौशेरा सेक्टर में लगातार बमबारी की जा रही है। भारत के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि ये जो भी एक्शन लिया है ये भारत ने सेल्फ डिफेंस में लिया है, और आतंकवाद के ऊपर निशाना साधा है। जैश के 2 आतंकवादियों को हमारी सेना ने ढेर कर दिया। और सुषमा स्वराज, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना के मंच से उन्होंने कहा कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान नहीं है, हम सिर्फ आतंकवाद को निशाना बना रहे हैं। सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह के पास। अरुण जेटली के कमेंट्स जहां पर उन्होंने दिए वहां पर वो मौजूद थे। राकेश, आपको क्या लगता है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को इतने नजदीक से कवर करते हैं, आप पैरामिलिट्री को कवर करते हैं, आप स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को कवर करते हैं, मुझे ये बताइए, क्या एबटाबाद में जिस तरह से ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था, क्या भारत की फौज, क्या भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसा कोई ऑपरेशन करने में सक्षम है या नहीं? जैसा कि दीपक आप जानते हैं नहीं देते हैं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, और बयान में उन्होंने एक बात और जिक्र किया। उन्होंने जिक्र में किया कि नई भारत, नई रीति और नई नीति, उसका जिक्र किया। कहा कि पहले वाला नहीं है भारत। ऐसी स्थिति में साफ है कि जिस तरह से बयान दिया गया है वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अमेरिका लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। रही बात कार्रवाई की, तो सीधे तौर पर जो टॉप गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़ी कार्रवाई की जहां तक बात है, जिस तरह से अमेरिका ने कार्रवाई की, हमारे पास ताकत है। समय अगर कोई पाकिस्तान की ओर से गुस्ताखी होती है तो उसी तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। तो भारत पूरी तौर पे तैयार है। जिस तरह से हमारी रणनीति है उस पर लगातार चर्चा चल रही है, और कल की जो जिस तरह से अंजाम दिया गया बालाकोट में, उसके जो सूत्रधार हैं वो लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। दीपक जी, आपकी बात का मैं छोटा सा जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि क्या हमारी सेना नहीं कर सकती, हमारी पुलिस नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा मोटो एक और होता है कि हमारी अपनी कैजुअलिटी ना हो, कम से कम नुकसान में हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान करें। रिहायशी इलाके में अगर हम इस तरीके का कोई भी, चाहे वो अमेरिका भी हो, कोई भी देश हो, अगर इस तरीके के किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देता है तो उसमें हमारी कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी को एक्सपर्ट कला कहते हैं कि आपने कहा उन हालात में भी, उन हालात के साथ साथ कैजुअलिटी को, यानी जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करके किस तरीके से अपने शत्रु को मारा जाए, यही कला होती है। और इसी कला में मेरे ख्याल से हमारी फोर्सेस माहिर हैं। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक शोभना, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे लोकतंत्र जिंदाबाद में कि और क्या होने वाला है आज दिन भर।
तो लोकतंत्र जिंदाबाद में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। दीपक जी, आपकी फाइनल टिप्पणी, इस समय जो हालात पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। मैं सहमत नहीं हूँ, सुन लीजिए, मैं सहमत नहीं हूँ। सेना है तो मुमकिन है। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव अब से 2 से 3 महीने के वक्त में होंगे और मोदी है तो मुमकिन है। आप बिल्कुल चिल्ला पड़ी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, मोदी है तो मुमकिन है, ये इनका चुनावी नारा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। आप ठीक है, लेकिन आज सुबह एक बीजेपी के स्पोक्सपर्सन मेरी पहली बहस में बैठे हुए थे और उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला के कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप भूल गई कि मैं इस चैनल में एक छोटी सी पोजीशन है मेरी। नहीं सर, आप मेरा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। गलती नहीं कर सकता जो बीजेपी तो मैंने उनको मेरा सिर्फ कहने का और मनीष जी भी मेरे साथ मौजूद थे। मोदी है तो मुमकिन है, ये 2019 में लोकतंत्र जिंदाबाद में चुनावी नारा है और अब वो क्या क्या मुमकिन करवा पाते हैं ये देखना पूरे देश की निगाहें इसी पर लगी हुई है। लेकिन मेरा नारा आज भी यही है, सेना है तो मुमकिन है। लोकतंत्र जिंदाबाद में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हम रोज लेकर आते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद 1 से 2 बजे तक। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।